तो जी, ये आपका फॉर्म था वहां। उसके बाद फिर जब भी आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि बच्चे का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस जहां पे बच्चा रहता है, और बच्चे का जहां पे उसने लास्ट स्कूल पास किया, क्योंकि वो छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं में पढ़ एडमिशन के लिए आया होगा, तो उसने उसके पहले कहाँ तक किस स्कूल में इंफॉर्मेशन ले रहा था या किस स्कूल में एजुकेशन ले रहा था, उसकी आपको उसमें एंट्री डालनी होगी। इन केस अगर वो स्कूल जा रहा था तो, अगर नहीं जा रहा था आपको आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी होगी और बैंक अकाउंट नंबर आपको जरूरत पड़ेगा विद आईएफएससी कोड। बैंक अकाउंट नंबर में आईएफएससी कोड जरूरत होती है। डेट ऑफ जरूरत होगी, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। और डेट ऑफ बर्थ में हमें ध्यान रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी हमारे पास क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि एमसीडी या बच्चा जहां पे पैदा हुआ है उसके बाद हमें एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट एमसीडी का होगा या फिर जहां का भी होगा, वहां के लिए हम उसको यूज करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट हम यूज कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एक सेकंड आई रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज म्यूट पे हो जाएं, वरना MIA3 सर जो भी दिखा रहे हैं सर प्लीज उनको म्यूट कर दिया जाए। जो भी साथी हो प्लीज वो म्यूट पे रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आप प्लीज इसको थोड़ा सा ये फॉलो करें प्लीज, रिक्वेस्ट है सर प्लीज। किरण निंद्रा जी प्लीज म्यूट पे हो जाएं प्लीज। सॉरी सॉरी शैलेश, प्लीज कंटिन्यू शैलेश जी। उसके बाद फिर हमें ये ध्यान रखना है, फॉर्म भरते हुए 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि अपनी पर्सनल डिटेल एकदम सही हो। दूसरा, आधार नंबर, या फिर अगर आधार हमने अभी तक बच्चे का नहीं है हमारे पास तो उसका हमने अप्लाई किया होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है, जैसे हम अप्लाई करते तो हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके साथ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हमें जरूरत होगी। उसके साथ जब हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्कूल सेलेक्ट करें तो जो भी हमारे घर के सबसे पास का स्कूल है वो हम सेलेक्ट करें। मैं आप लोगों को ना एक बार फॉर्म में दिखा देता हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को समझना। तो जब भी बेसिकली पेरेंट्स अगर अपने आप फॉर्म भर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भर पाते अगर आपके पास आते हैं तो हमारे पास ये है, हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, वह भाई मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी बिल्कुल दिख रही है आपकी स्क्रीन। ये क्लास है, तो क्लास में जब हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो मेरे पास दिख रहा है छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लीकेंट का नेम, अप्लीकेंट का नेम मतलब बच्चे का नाम, यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम अगर है तो डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। फिर फादर्स नेम है, फादर्स नेम में पापा का नाम डालेंगे, मदर्स नेम में मम्मी का नाम डाल देंगे। फादर्स नेम मैंडेटरी है, जहां पे भी आपको ये लाल कलर का ये साइन दिख रहा है ना, ये मैंडेटरी का सिग्नल होता है कि ये मैंडेटरी है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी महिला पुरुष या मतलब बच्चा है या बच्ची है। उसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल है, SC है, ST है, OBC है। उसके बाद फिर अगर मेरा बच्चा दिव्यांग है तो उसके बारे में हम सेलेक्ट कर लेंगे कि अगर नॉट अप्लीकेबल है, अगर मेरा बच्चा नॉर्मल है तो हम नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसके किसी भी दिव्यांगता है बच्चे में तो हम इसमें से ढूंढ के उस तरीके की यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या माता पिता शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके मम्मी पापा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं, दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, वरना फिर नो करेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, यस मिनिस्ट्रियल स्टाफ मतलब किसी मिनिस्ट्री में काम करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, या फिर टीचर है या फिर प्रिंसिपल है, इसके लिए भी यस नॉन मिनिस्ट्रियल वाला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे शहर है, सॉरी उसके ऊपर हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस है, हम अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। हम ध्यान रखेंगे, हम पेरेंट्स को हमेशा ये गाइड करेंगे अपना जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो पूरा डालें। सिर्फ जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया कोई बच्चा गोविंदपुरी में रहता है
तो सिर्फ इतना ना डाले कि गोविंदपुरी, पूरा डाले गली नंबर 6 गोविंदपुरी कालका जी। या फिर अगर मान लिया कुंडली में रहता है तो फिर पूरी इंफॉर्मेशन डाले जितनी भी है, ठीक है, जिससे कि जब उसको एडमिशन दिया जाए तो हम इंश्योर कर सकें कि उसको एडमिशन सबके उसके घर के सबसे पास वाले स्कूल में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास विधानसभा है, हम कौन सी विधानसभा सेलेक्ट करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मान लिया मैं यहाँ पे कोई एक विधानसभा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कालका जी सेलेक्ट कर लिया है, तो जैसे आप विधानसभा सेलेक्ट करेंगे आपका फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा। और विधानसभा किस लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। जैसे ही आप विधानसभा सेलेक्ट करेंगे उसी समय पे आपका फॉर्म रिलोड होगा और आपके जो नियरेस्ट, मैं आगे चलता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम शहर सेलेक्ट कर लेंगे, दिल्ली या फिर नई मैं दिल्ली जो मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। ये MI A3 जी। सर एम एक एक मिनट सेकंड भाई, रिक्वेस्ट। MI A3 जी आपको मैंने म्यूट किया था, मौर्य प्लीज जी, अनम्यूट मत करिए। मौर्य जी प्लीज म्यूट का बटन दबाइए प्लीज। जी बाकी सभी साथी म्यूट हो जाएं प्लीज। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम शहर सेलेक्ट कर लेंगे, दिल्ली या फिर जो नई दिल्ली में रहते हैं वो नई दिल्ली। यहाँ पे राज्य हमारा दिल्ली है, जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उसका पिन कोड डाल देंगे। लैंडलाइन नंबर अगर हमारे पास है तो हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सभी पेरेंट्स को समझाएंगे कि मोबाइल नंबर वो वाला डालेंगे जो वो हर समय उनका मोबाइल नंबर ऑन रहता है। MI A3 जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अनम्यूट ना करें अपने आप को, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं जी। मोबाइल नंबर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल नंबर सभी पेरेंट्स को समझाएं कि उनके घर में जो भी मोबाइल हर समय वो ऑन रखते हो वो वाला डालें, क्योंकि मोबाइल नंबर में बहुत जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे एडमिशन से रिलेटेड आती रहेंगी उनके पास। क्या आएंगी वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे बैंक नंबर बैंक डिटेल्स डालेंगे, हमारे पास बच्चे का जो भी बैंक की डिटेल्स हैं। अगर हमने आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है तो उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फिर अगर हमारे पास बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल देंगे और बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे और डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड रेसिडेंस, जो हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाह डालेंगे अपना रेसिडेंस प्रूफ देने के लिए कि मैं मान लिया कालका जी में रहता हूँ, कुंडली में किस विधानसभा के किस जगह पे रहता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, तो मेरा एक रेसिडेंस प्रूफ होगा मेरे पास। तो किस तरह का रेसिडेंस प्रूफ मैं अपने एडमिशन के लिए यूज करना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। अभी आप ये देख रहे होंगे सेलेक्ट नियरेस्ट स्कूल टू रेसिडेंस, यहाँ पे अभी ये वाला सेक्शन मेरा ब्लैंक है। जैसे मैं यहाँ पे विधानसभा सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये पॉप मुझे लग रहा है पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे ही चलिए मैं बाद में भर के आप लोगों को दिखा दूंगा। जैसे ही यहाँ पे आप विधानसभा डालेंगे, जो भी विधानसभा डालेंगे उसके नियरेस्ट का पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको स्कूल्स दिख जाएंगे। मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं भर लेता हूँ। वी कैन वेट, आप भर लीजिए एक बार, एक कर ही लेते हैं।
अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये देखिए नियरेस्ट स्कूल वाला जो है, इसमें मेरे स्कूल सारे पॉपुलेट हो गए हैं। स्कूल चुनते समय जरूर ध्यान रखेंगे कि स्कूल जो भी बच्चे का, हम सभी पेरेंट्स को समझाएंगे कि जो उनके घर के सबसे पास स्कूल में है, उनके घर के जो भी सबसे पास स्कूल है वो वाला हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे। जिस स्कूल में वो एडमिशन चाह रहे हैं वो नहीं सेलेक्ट करना है, वरना दूर भी मिल सकता है। तो ये ध्यान रखें, स्कूल हमें वो सेलेक्ट करना है जो उसके घर के सबसे पास में हो। ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं वापस ट्रेनिंग पे आ जाता हूँ। ये फॉर्म था, इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। जी, तो ये हमारा नियरेस्ट स्कूल था। उसके बाद फिर जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म एक पीडीएफ फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। उसको अगर पेरेंट्स अगर अपने लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर सभी पेरेंट्स को समझाएं कि जरूर नोट करके अपने पास रखें। अगर कोई भी पेरेंट का फॉर्म आप लोग भर रहे हैं तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर बता दें। पहली चीज, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ विपिन जी, हाँ विपिन जी, सर आप वैभव भाई से बात कर लीजिए। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, या डॉली जी से बात कर लीजिए। शैलेश प्लीज आप मीटिंग जारी रखें, फोन अभी मत उठाएं। जी, डॉली जी एक बार विपिन जी से बात कर लीजिएगा, विपिन जी कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी मैं करती हूँ। ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर पेरेंट्स को बताएं, पहली चीज। दूसरा, जो मैंने मोबाइल नंबर बोला था, वो मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे किसी भी पेरेंट का, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके मोबाइल पे थ्रू एसएमएस जरूर जाएगा। लेकिन इन केस अगर एसएमएस नहीं जा पाता है तो इसलिए आप लोग जरूर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं, या फिर अगर वो कहीं से भरवाता है तो उसको जरूर बताएं कि रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रखे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, मान लिया इन केस अगर फॉर्म गलत हो जाता है, हमने भरा और हमें पता चला कि फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन हमने गलत डाल दी है, या तो हमने डाली या पेरेंट्स ने डाली, बेसिकली कहीं से भी फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो हम ये फॉर्म डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। डिलीट करने के लिए फिर हमें मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। एक बार मैं फिर से आपको वो दिखाना चाहूंगा। एक का एक वाला है पर हाँ नहीं है, सूजी वाले हैं। नहीं सीले नहीं है। नीतू जी प्लीज म्यूट पे होइए, प्लीज पे हो जाइए, म्यूट पे हो जाइए। जी, वह मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी तो नहीं, हाँ जी दिख रही है बिल्कुल। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो हम फॉर्म को पेरेंट से डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद हम फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को सबको समझाइएगा, 2-2 3-3 बार फॉर्म ना भरें। अगर कुछ गलती हुई है तो पहले वाला फॉर्म डिलीट करें, फिर से फॉर्म भरें। तो फिर से हम इसी वाले पेज पे आएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन है हमारे पास। डी ऑप्शन में सिंपल लिखा हुआ है डिलीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पे क्लिक करके हम फॉर्म जो भी भरा है डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने में फिर से मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप डिलीट करेंगे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वन टाइम पासवर्ड। उस वन टाइम पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे तब आप वो वाला फॉर्म डिलीट हो पाएगा। इसीलिए मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म भर गया, अब मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देता हूं। एज क्राइटेरिया जो हम डालेंगे, एज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है हमारे एडमिशन के लिए। जो भी बच्चे मान लिया हमारे सरकारी स्कूल से बाहर हैं,
ध्यान से सभी लोग सुनेंगे एज क्राइटेरिया। छठी क्लास के लिए 10 साल से 12 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 7वीं क्लास के लिए 11 साल से 13 साल तक भर सकते हैं। 8वीं क्लास के लिए 12 उम्र से 14 उम्र तक भर सकते हैं। 9वीं क्लास के लिए 13 से 15 तक भर सकते हैं। ये तो फिक्स एज हो गई और बच्चे इसी में फॉर्म भर पाएंगे। सभी बच्चों के लिए 6 महीने का रिलैक्सेशन दिया जाता है, मिनिमम एज में भी और मैक्सिमम एज में भी 6 महीने का रिलैक्सेशन सभी बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो 6 महीने का रिलैक्सेशन अभी तक हमारे जो ऑनलाइन वेबसाइट थी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उम्मीद है आज कल जब सुबह आप लोग खोलेंगे तो सुबह आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन करेक्ट होके मिल चुकी होगी। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको मिनिमम तो 6 महीने का मिलता है, लेकिन अगर जो अपर एज होती है उन 4 साल की एज मिलती है अपर बच्चे को। जो हमारी अपर एज है, जैसे मैंने बताया छठी के लिए 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा दिव्यांग है मेरा तो वो 10 से 16 साल तक अप्लीकेबल होगा। ठीक है, 4 साल का हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज हमें कैलकुलेट कहां से होती है? जिस साल फॉर्म भरा जा रहा है उस साल के 31 मार्च की जो डेट होती है उससे हम डेट को कैलकुलेट करते हैं कि वो बच्चा मेरा जिस साल हम फॉर्म भर रहे हैं उस साल 31 मार्च को मेरा बच्चा कितने एज का हो गया है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे। जो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई, तो सिंपल सा एक बात यह है कि हम सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बताएं कि उनके पास 3 तरीके की चीजें जरूर होनी चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड में उसका रेसिडेंशियल प्रूफ हो ही जाएगा, और तीसरा आपका लास्ट क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 3 सभी के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, 9वीं क्लास के लिए हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 9वीं क्लास के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी है। बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हम 9वीं क्लास में एडमिशन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा मेरा दूसरे स्टेट से आया है तो ध्यान रखेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के वहां से डिस्ट्रिक्ट के मोहर लगता है एक, मतलब सिर्फ स्कूल से नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट नोटरी से मोहर लगती है। वो मोहर भी हमारे पास, वो मोहर लगा हुआ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। रिक्वेस्ट है अगर कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लेगा खुद को जी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारा, ये मैंडेटरी है हमारे लिए। छठी, 7वीं, 8वीं के लिए अगर हम सभी को एक करेंगे, एनकरेज करेंगे कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, और बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो किसी भी बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एडमिशन डिनाई किसी भी बच्चे को नहीं किया जा सकता है। हर बच्चे के पेरेंट से हम एक वो ले लेंगे, 30 दिन का एक प्लेन पेपर पे लिख के ले लेंगे कि भाई 30 दिन में आप हमें डॉक्यूमेंट देंगे। कौन से डॉक्यूमेंट? जैसे आधार कार्ड, अगर मान लिया उन्होंने हमारे पास एनरोल भी नहीं करवाया बच्चे का, तो कम से कम एनरोलमेंट वाला नंबर हमें वो अगले 30 दिन में दे देंगे। ठीक है, या फिर आधार कार्ड के अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 6ठी से 8वीं तक मैंडेटरी नहीं है तो दे दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसी तरीके से जो हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर वो बच्चे के पास है तो जरूर बनवाएं, नहीं है तो हम पेरेंट्स से बोलें कि बनवाएं। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी इनकरेज करना है। मान लिया अभी तो देखिए एडमिशन तो हो जाएगा उसका बिना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के भी, लेकिन आगे उसको जरूरत पड़ेगी तो हम उसको इनकरेज करें कि वो बनवाए जरूर। लेकिन 6ठी से 8वीं तक अगर कोई भी पेरेंट्स एक प्लेन पेपर पे भी लिख के दे देते हैं कि मेरा बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो हम उसको एप्लीकेबल मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट हमें जरूरत पड़ते हैं, और रेसिडेंशियल प्रूफ में जैसा उसमें लिखा हुआ था वो है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या जरूरत होती है। जैसे आधार
जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट हो जाइए जी। रेसिडेंशियल प्रूफ में हमारे पास राशन कार्ड चलता है या फिर बीपीएल का एक कार्ड बनता है वो चलता है, लेकिन उसमें बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए, मतलब वो फादर के नाम पे होगा या मदर के नाम पे होगा, उसमें बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आधार कार्ड भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा, फोन बिल चल जाएगा, या फिर इस तरीके के जितने भी रेसिडेंशियल प्रूफ होते हैं वो सारे हमारे चल जाएंगे। उसके बाद उसमें एक और था, हम सिलेक्ट कर रहे थे बच्चे की कैटेगरी। तो अगर बच्चा एससी है, एसटी है या ओबीसी है, फिर से बता रहा हूं, जनरल नहीं है, मतलब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो हमें उसका सर्टिफिकेट का भी, जो कास्ट का जो सर्टिफिकेट बनता है वो भी चाहिए होगा हमें, ठीक है। इसके बाद अगर हमने सिलेक्ट किया है हमारा बच्चा दिव्यांग है, जो एक हमारे पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शन था दिव्यांग वाला, तो हमें उस बच्चे का दिव्यांग का भी सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे, दो तरीके के सर्टिफिकेट, अगर बच्चा मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो कास्ट अप्लीकेबल है उसके लिए, यानी कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या फिर अच्छा अगर मेरा बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी हमें चाहिए होगा, ठीक है जी। ये तो हो गया फॉर्म भरते समय जरूरी बातें। अब क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया, आपने अपने पास नोट कर लिया या पेरेंट्स को दे दिया या पेरेंट्स के पास एसएमएस से पहुंच गया। सर एक्सक्यूज मी, क्या फादर का अगर ओबीसी बना हुआ है तो क्या वो एप्लीकेबल होगा? आई डोंट नो। सर एक बार आप अगर लिख के बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं इसके सारे सवालों के जवाब बाद में दे दूंगा। जी जी, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी हो गया। इसके बाद मैं ये बता रहा था कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने नोट कर लिया। फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये 8 सितंबर तक, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, 27 अगस्त से 8 सितंबर तक सारे फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाएंगे तो जो भी आप स्कूल सेलेक्ट कर रहे होंगे, आप स्कूल सेलेक्ट करना था आपको, आपके घर के पास वाला, जैसे ही आप जो भी स्कूल सेलेक्ट करेंगे ये फॉर्म ऑटोमेटिकली उस स्कूल, वो आपका स्कूल जिस क्लस्टर में पढ़ रहा होगा, क्लस्टर शायद कुछ लोगों को ना पता हो, मैं अभी बता दूंगा, जिस क्लस्टर में पढ़ रहा होगा उस क्लस्टर के इंचार्ज के पास वो इस फॉर्म चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन चला जाएगा जी। अब मैं बताता हूँ क्लस्टर क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज शायद हो गए होंगे जो नए हैं। दिल्ली में हमने क्या किया है, हमारे पास 1027 स्कूल हैं दिल्ली में, हमने कुछ 4-4, 5-5 के ग्रुप बना लिए हैं, ठीक है, 4-4, 5-5 के ग्रुप बना लिए हैं। उन ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं, कहीं पे 4 स्कूलों का ग्रुप है, कहीं पे 2 स्कूलों का ग्रुप है, कहीं 10 स्कूलों का ग्रुप है। तो बेसिकली ये एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने छोटे एरिया में कितने स्कूल आए हैं, ठीक है। उसका हमने एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को हम क्लस्टर कहते हैं, दिल्ली के सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर हो गया। एक क्लस्टर में, अब मैं आप लोगों को क्लस्टर की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एक कमेटी बन रही है क्लस्टर कमेटी, जो कि आप सभी विधानसभा कोऑर्डिनेटर से नाम लिए गए होंगे, नहीं लिए गए होंगे तो अपने अपने हब मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात करिएगा, अभी मत बोलिएगा कुछ भी, ठीक है। तो आप लोगों से सभी से क्लस्टर कमेटी के नाम लिए गए होंगे। जैसे ही क्लस्टर कमेटी का सर्कुलर आता है तो एक क्लस्टर कमेटी में जितने भी स्कूल हैं, लेकिन 3 प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, और 3 एसएमसी मेंबर होंगे, यानी कि 6 लोगों की एक कमेटी होती है जिसको हम क्लस्टर कमेटी बोलते हैं, ठीक है। ये 6 लोगों की कमेटी होगी जिसको हम क्लस्टर कमेटी बोलेंगे। जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, ये फॉर्म उस क्लस्टर का एक इंचार्ज भी होगा, जो उन्हीं में से एक एचओएस होगा। एचओएस का मतलब हेड ऑफ स्कूल, जो आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है। उस हेड ऑफ स्कूल जो हमारा क्लस्टर इंचार्ज होगा, उसके पास मेरा फॉर्म पहुंच जाएगा, और उम्मीदतन 9 सितंबर को, उम्मीदतन है क्योंकि अभी सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन प्रोबेबली 9 सितंबर को क्लस्टर कमेटी की मीटिंग होगी, सारे फॉर्म उसमें जाएंगे और सभी लोग उसमें डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे को कौन सा स्कूल मिलना है,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ, इसके बारे में आगे बता दूंगा। एक बार फिर से बताता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के आज एक ग्रुप पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा, जो हमारे साथ काम करती है साझा एनजीओ। एक साझा हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे साथ एसएमसी के बिल्डिंग के लिए काम करती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एसएमसीज की, पिछले 5 साल से हमारे साथ काम कर रही है। उसका एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दिया गया है। एक और हेल्पलाइन नंबर है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। तो 2 नंबर हैं, वो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। 2 हेल्पलाइन की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर है, और साझा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को इस ट्रेनिंग के बाद भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो वहां से ले सकते हैं। ठीक है, ये एक सर्कुलर है। उसके बाद एक और सर्कुलर है जो मैं आप लोगों को शेयर करके दिखा देता हूं, जो कि प्रिंसिपल्स के लिए निकाला गया है। वह भाई मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल दिख रही है आपकी स्क्रीन। ठीक है, ये दूसरा सर्कुलर है, साथ में ही 26 अगस्त को निकाला गया है। ये नॉन प्लान एडमिशन इन क्लास 6 to 9 फॉर एकेडमिक सेशन 2020 से 2021। ये हमारा जो हमारे हेड ऑफ स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल, उनके लिए ये हमारा सर्कुलर है। ठीक है, तो 2 तरह के सर्कुलर आए हैं, एक पेरेंट्स के लिए और एक हेड ऑफ स्कूल के लिए। हेड ऑफ स्कूल में क्या इंफॉर्मेशन है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि हेड ऑफ स्कूल को क्या क्या बोला गया है। पहली चीज तो ये बोली गई है कि जैसे ही आपके स्कूल में फॉर्म आए हैं, यानी कि यस्टरडे से हर स्कूल में एक एसएमसी की हेल्प डेस्क लगनी है। ठीक है, एक हेल्प डेस्क लगनी है, इसमें 1-2 टीचर बैठेंगे और एसएमसी मेंबर भी बैठेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम मीटिंग के बाद भी एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अभी ये बात कंटिन्यूअस में है तो मैं बोल रहा हूं आपसे, कंटिन्यूटी में है, कि अपने अपने स्कूल में टीचर से भी बोलें कि हेल्प डेस्क लगाएं अपनी विधानसभा के सभी स्कूलों में, और एसएमसी मेंबर्स को भी इनकरेज करें कि मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में 1-1, 2-2, 3-3 घंटे अपने स्कूल में एसएमसी की हेल्प डेस्क भी जरूर लगाएं। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, दूसरी थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कि इंफॉर्मेशन ये है कि जैसा मैंने बताया कि फॉर्म क्लस्टर इंचार्ज के पास पहुंचा, क्लस्टर कमेटी का जब सर्कुलर आएगा तो एक बार फिर से ट्रेनिंग कर लेंगे। आप लोगों से क्लस्टर कमेटी में जिनके भी नाम होंगे, तो आप लोगों से 2 तरीके के, देखिए हर चीज के 2 तरीके के एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट, जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, कि हमेशा मतलब वो देखते हैं कि किस तरीके से ठीक चल रहा है, क्या उनके अधिकारी कह रहे हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट होता है इंसानियत वाला एस्पेक्ट। ठीक है, तो आप लोग जब भी क्लस्टर कमेटी में जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इंसानियत वाला एस्पेक्ट जरूर रखिएगा बच्चे को स्कूल अलॉट करते समय। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या इंसानियत वाला एस्पेक्ट। मान लिया किसी ने, हमने देखा उसका रेसिडेंस एड्रेस गोविंदपुरी का है, और उसने गलती से फॉर्म कहीं और सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसने कहीं दूर का सेलेक्ट कर दिया है, या फिर मान लिया उसने डीडीए फ्लैट्स का सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसके पास में कहीं और का स्कूल पढ़ता है। तो हम इंसान हैं, इंसानियत के तौर पे हम ये देखेंगे कि उसके बच्चे के घर के पास का स्कूल कौन सा है, और उसके घर के पास का स्कूल हम एलोकेट करेंगे उसे, पहली चीज। दूसरा, मतलब ये जो इंसानियत वाला एंगल है ये हम जरूर देखेंगे। दूसरा, इन केस मान लिया पेरेंट्स को नहीं पता चला कि उन्होंने गलत फॉर्म भर दिया है, वो रहते कहीं और हैं और उन्होंने दूसरी विधानसभा का, या फिर 6-7 किलोमीटर दूर का, या 7-10 किलोमीटर दूर का उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है स्कूल, तो फिर हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम उसको स्कूल ना अलॉट करके, सभी क्लस्टर मेंबर्स के पास ये अथॉरिटी होगी कि क्लस्टर में डिसाइड करके कि ये वाले क्लस्टर के स्कूल इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, हम दूसरे क्लस्टर में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो क्लस्टर का इंचार्ज होगा उसके पास उसको हम रिकमेंड करेंगे, क्लस्टर इंचार्ज के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो दूसरे अपने जोन के किसी भी क्लस्टर में वो उस फॉर्म को भेज सकता है। ठीक है, इन केस
अगर उसका जोन भी दूसरा पड़ रहा है तो क्लस्टर इंचार्ज और जोनल डीडी, जो हमारा जोन का डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होता है जोन, उसके पास अथॉरिटी होगी कि जोन के बाहर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है एजुकेशन का, उस पे भी एक बार वो स्कूल अलॉट कर सकता है, उस पे स्कूल अलॉट कर लेगा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी बच्चे ने मान लिया वो कालकाजी में रहता है, उसने स्कूल सेलेक्ट कर लिया बदरपुर का, ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे वो एक डिस्ट्रिक्ट में आता है लेकिन जोन अलग हो गया। लेकिन मान लिया वो यहाँ पे रहता है और उसने स्कूल गलती से देवली का सेलेक्ट कर लिया, उसको देवली उसके पास में है लेकिन डिस्ट्रिक्ट उसका साउथ पड़ जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक बार अगले सर्कुलर में आ जाएगी, जो हमारा क्लस्टर कमेटी वाला सर्कुलर आएगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। पेरेंट्स को हमें एक बात और भी बतानी होगी, जैसा मैंने बताया 9 सितंबर को आप लोगों की क्लस्टर कमेटी की पहली मीटिंग, प्रोबेबली पहली मीटिंग आप लोगों की 9 सितंबर को होगी, और उनके एडमिशन मोस्टली उसी दिन या फिर अगले दिन 9, 10, 11 में आप लोगों को डिसाइड कर देने होंगे। जैसे ही आप लोग एडमिशन डिसाइड करेंगे, उसके बाद पेरेंट्स के पास उसके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और पेरेंट्स अपने स्कूल में जाके जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लिया है वो फिजिकली उनको स्कूल में लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रूफ हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो, चाहे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, जिस भी तरह का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उनके पास है वो उनको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके स्कूल में फिजिकली वेरीफाई करवाने जाना पड़ेगा। फिजिकली वेरीफाई करके 30 सितंबर तक हमारे पास टाइम है। 30 सितंबर तक सभी का, हमें ये कहा गया है 30 सितंबर तक सभी हेड ऑफ स्कूल सभी बच्चों को एडमिशन दे देंगे, पहली चीज। दूसरा, पेरेंट्स को ये भी बताना होगा 22 सितंबर के बाद सभी बच्चों का ऑनलाइन अप्लाई हो चुका होगा। उनको अगर वो स्टेटस ट्रैक करना चाह रहे हैं कि उनका अभी जो उन्होंने फॉर्म भरा था किस स्टेटस पे है, तो वो 22 सितंबर के बाद उसको उसी वाले लिंक पे ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ये है। और जैसा मैंने बताया था कि 30 दिन का हम पेरेंट से एक प्लेन पेपर पे लिख के ले लेंगे। अगर किसी पेरेंट्स के पास कोई किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम पेरेंट से लिख के ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा एसएमसी मेंबर्स हैं, हमारे उस स्कूल के जो एसएमसी मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ पेरेंट्स को, मैंने जैसा बताया कि अधिकारी के तौर पे नहीं, इंसानियत के तौर पे हम उन पेरेंट्स को मदद भी करें कि वो डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएंगे, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रूफ हो, किसी भी तरह का प्रूफ हो, हम उनको मदद करें। बैंक अकाउंट के लिए भी मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, कोशिश करें सभी बच्चे के पास बैंक अकाउंट जरूर हो। अगर फॉर्म भरते समय नहीं है तो हम पेरेंट्स को जरूर बताएं कि वो भरें, क्योंकि सभी एचओएस के ऊपर, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है वो ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होती है तो सभी प्रिंसिपल के ऊपर फाइन लगता है हर बच्चे के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम पेरेंट्स के ऊपर, मान लिया प्रिंसिपल के ऊपर हम प्रेशर बना के एडमिशन करवा भी दें तो, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना कि उसने हमारे कहने से एडमिशन कर लिया, बाद में उसके ऊपर फाइन लग रहा है। तो इसलिए हम उसका एडमिशन तो बच्चे का कर लें, लेकिन सभी पेरेंट्स को ये भी बताएं कि आपको बैंक अकाउंट तो खुलवाना पड़ेगा। अगर बच्चे के नाम से बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें बच्चे के नाम से और खुद के नाम से। ठीक है, जिससे कि जो उनकी स्कॉलरशिप है बच्चों की वो उनकी वहां पे आ पाए। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी। दोनों सर्कुलर में जो भी मोटे मोटे पॉइंट थे और जो ब्रॉड पॉइंट थे, ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी। तो मोस्टली मैंने ये भी बता दिया है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। मैंने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से रेसिडेंशियल प्रूफ या कौन, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी म्यूट नहीं है कृपया म्यूट कर लें अपने आप को। थिलेश आप कर दीजिए आप, ठीक है, ओके। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रेसिडेंशियल प्रूफ में, किस तरीके के डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में,
किस तरीके के डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, मतलब आधार कार्ड वगैरह या जो भी चीजें लगती है मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट, 2 तरीके के सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा अगर मेरा बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये लगेंगे। एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6ठी 7वीं 8वीं इस क्लास के लिए हमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास नहीं है तो भी हम उसको एडमिशन देंगे। ठीक है, लेकिन हम पेरेंट्स से एक अंडरटेकिंग ले लेंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई 30 दिन के अंदर आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए। 9वीं क्लास के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा बच्चा किसी दूसरे स्टेट से आया है तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की मोहर होती है वो डिस्ट्रिक्ट की मोहर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे जरूरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। वह भाई अगर किसी के जो भी सवाल आए हैं तो एक बार मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ करके एक एक करके मैं बात करना, क्वेश्चन से शूट करता हूँ मैं। आप एक बार एक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आया है दीपक शर्मा जी का कि पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम इन नॉन प्लान एडमिशन, कि अगर बच्चों की 1 महीने ज़्यादा हो रही है और उनको एक्सेप्शंस वो नहीं मिल पा रहे हैं जो 6 महीने वाला रिलैक्सेशन है, तो जी उसके लिए क्या करना है? हाँ, वो मैंने आपको बता दिया कि आज मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी। हमने स्कूल ब्रांच को रिक्वेस्ट कर ली है, जो रिलैक्सेशन वाला 6 मंथ था वो शायद उन्होंने जो वेबसाइट थी उस पर अप्लाई करना भूल गए थे वो, तो अभी मैंने उनको बता दिया है, वो आज हो जाएगा। कल जब आप लोग सुबह ओपन करेंगे वेबसाइट तो सभी को रिलैक्सेशन वाला मिल जाएगा। बढ़िया, ठीक है। दूसरा एक सवाल है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, अमर पहाड़ी जी ने बोला है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के संदर्भ में क्या है एडमिशंस का प्रोसेस? जी, तो 6ठी 7वीं 8वीं के लिए जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वैसा ही, अगर गैर मान्यता प्राप्त भी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं भी है, तब भी उसका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 9वीं क्लास के लिए हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे, हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का चाहिए होगा। ठीक है। तो वानी अग्रवाल जी ने कहा है आधार एनरोलमेंट नंबर इज मिसअंडरस्टूड बाय मेनी पेरेंट्स, दे आर फिलिंग आधार नंबर हियर। एक बार फिर से क्या? वानी अग्रवाल जी ने कहा है कि आधार एनरोलमेंट नंबर जो है, जो मेंशन किया गया है, उसमें आधार नंबर ही फिल करना है ना, कि कोई और एनरोलमेंट क्या फिल करना है वहाँ पे? 2 चीजें हैं, एक आधार नंबर है और एक एनरोलमेंट नंबर है। तो आधार एनरोलमेंट नंबर में एक जब हम जैसे ही भरते हैं वहां पे एनरोलमेंट नंबर ही भरना है वैसे, लेकिन इन केस अगर किसी का अभी आधार कार्ड नहीं आया हुआ है, उसका अगर एनरोलमेंट नंबर है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो हम वहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी भर सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल है कि SC ST OBC का प्रूफ सर्टिफिकेट देना है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट? हाँ, जैसा मैंने बताया कि SC ST OBC इसके लिए हमें कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है। और मतलब एक सवाल है आकाश शर्मा जी का, व्हाट इज रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम ऑफ एप्लीकेंट? दूसरा क्या पॉइंट था? ये मुझे भी थोड़ा सा आकाश शर्मा जी हाँ, ये भी प्रोविजनल हो सकता है, SC ST का सर्टिफिकेट ये भी प्रोविजनल हो सकता है। जी बिल्कुल हो और सकता है, 30 दिन का ओके समय दिया जाएगा। ओके आकाश शर्मा जी, आपका सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक कोई बार नहीं, दोबारा पोस्ट कर देंगे वो आकाश जी, तो मैं देख लूंगा। ठीक है। जी एक बार फिर से पढ़ेंगे वह भाई, क्या सवाल था आकाश जी का? एक्चुअली आकाश जी ने बोला व्हाट इज रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम ऑफ एप्लीकेंट, तो वो थोड़ा सा स्कूल सिलेक्शन के बारे में ही कुछ अच्छा पूछना। जी, तो मैं फिर से स्कूल सिलेक्शन वाला पॉइंट मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। हमें क्योंकि इस बार क्या है, वैसे क्या होता था जब भी फॉर्म हम हर बार भरते थे तो हम 4-5 स्कूल अपनी रिकमेंडेशन के दे सकते थे जिसमें भी हम एडमिशन चाहते हैं। इस बार हम एक ही स्कूल भर पाएंगे, तो जब एक स्कूल भरेंगे तो उसके घर के पास में जो स्कूल है वो वाला स्कूल भरें, क्योंकि उससे क्या है, प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर आप दूर का स्कूल भर देंगे तो वो दूसरे क्लस्टर में चला जाएगा, और जैसे ही दूसरे क्लस्टर में जाएगा एडमिशन हमारे स्कूल में जितनी भी वैकेंट सीट हैं उसके आधार पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला कि मुझे किसी एक XYZ स्कूल में एडमिशन चाहिए तो हम दे देंगे। सभी SMC मेंबर्स, हम पेरेंट्स को ये भी समझाएंगे
सरकार की जिम्मेदारी है एडमिशन देना। सरकार की जिम्मेदारी ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस स्कूल में वो चाहते हैं उसी स्कूल में एडमिशन देना। तो इसीलिए क्लस्टर बनाए गए हैं कि आप एक स्कूल उसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे, उस क्लस्टर में फॉर्म जाएगा, उस क्लस्टर में हम एक बार जहां से भी जो भी जिसमें भी सीट अवेलेबल होगी, सीट के आधार पे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे, इसके बेसिस पे हम बच्चों को एडमिशन देंगे उनके घर के पास में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस देख लेंगे, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है मोस्टली हर जगह पे। इसीलिए मैंने बोला कि क्लस्टर वो जो भी स्कूल सेलेक्ट करें अपने घर के पास का स्कूल सेलेक्ट करें, जिससे कि उनको पास का मिले। ठीक है। अगला सवाल है कि अपने कोऑर्डिनेटर्स वाले ग्रुप पे आया था कि जिस बच्चे के बैंक अकाउंट नहीं है और ना ही उसने अप्लाई किया अभी तक, तो वो उस कॉलम में क्या लिखेगा, क्या उससे एडमिशन इफेक्ट होंगे? जी, तो जैसा मैंने बताया था कि फॉर्म भरते समय एक हर क्वेश्चन जो भी आप भर रहे होंगे उसके ऊपर एक लाल कलर का मार्क है। जो लाल कलर का मार्क है वो वाले आपको उसमें डिटेल भरना मैंडेटरी है। अच्छी बात यह है कि बैंक अकाउंट के लिए वो लाल मार्क नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो आपका फॉर्म भर जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन सभी एसएमसी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को जरूर बोलें कि वो बैंक अकाउंट अपने बच्चे का खुलवाएं। अगर खुलने में प्रॉब्लम आ रही है तो ज्वाइंट अकाउंट अपने पेरेंट्स के साथ खुलवा लें, क्योंकि हम किसी भी मतलब इंसानियत के तौर पे ऐसा ना करें कि पेरेंट्स के साथ भला करने जा रहे हैं और प्रिंसिपल का बुरा कर रहे हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, 500 रुपए हर बच्चे के हिसाब से प्रिंसिपल के ऊपर फाइन लगता है। ठीक है, तो जिसके पास भी बैंक अकाउंट नहीं होगा, इसलिए 30 दिन की अंडरटेकिंग लें और हर पेरेंट को बोलें कि बच्चे का बैंक अकाउंट जरूर खुलवा के हमें सबमिट करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेटर्स वाले ग्रुप पे, दिल्ली व्हाट्सएप ग्रुप पे संतोष जी ने भेजा है कि न्यू दिल्ली विधानसभा के स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट दूसरी विधानसभा से एडमिशन लेने के लिए आते हैं, और जब वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उनको वो स्कूल विधानसभा के दिखा नहीं रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा के सरिता ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा के स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर 9 to 11 के एडमिशन में आ रही है, जिससे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एक बार फिर से पढ़िए वो भाई। ओके, मेरा तो संतोष जी का सवाल है, अपने कोऑर्डिनेटर्स वाले ग्रुप पे उन्होंने लिखा है। जोर से बोलिए वैभव भाई, जोर से बोलिए अच्छा। थोड़ा। ओके, सो मैं कह रहा हूँ कि अपने दिल्ली विधानसभा के कोऑर्डिनेटर्स वाले ग्रुप पे संतोष जी ने लिखा है कि न्यू दिल्ली विधानसभा स्कूल के विधानसभा में स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट दूसरी विधानसभा के से एडमिशन के लिए आते हैं, पर जब वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उनको उनके ही विधानसभा के स्कूल ओपन होते हैं, जिससे वो स्टूडेंट न्यू दिल्ली विधानसभा के स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 9 to 11 के एडमिशन में आ रही है, जिससे फॉर्म स्टूडेंट भर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें? इस वाले सवाल में खास करके नई दिल्ली का स्पेसिफिक सवाल है। 11th क्लास का तो अभी भरा ही नहीं जा रहा है। रही बात 9th क्लास की, तो एक बार मुझे ना पर्सनल पे डिटेल में बता दीजिएगा कि कहाँ आ रहा है। वैसे इस बार ये किया गया है कि जैसे ही आप कोई भी विधानसभा डालते हैं तो आपके आसपास की जो सराउंडिंग विधानसभाएं हैं उनके भी स्कूल आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ 10 या 15 स्कूल आ रहे हैं, करीब 30 या 40 स्कूल आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई पड़ते हैं। तो जब 30 से 40 स्कूल दिखाई पड़ते हैं तो आपकी सराउंडिंग विधानसभा के सारे स्कूल आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सी विधानसभा डालते हैं, कौन से स्कूल नहीं आ रहे हैं, एक बार मुझे पर्सनल पे डिटेल में थोड़ा बता दीजिएगा, तो मैं एक बार डिपार्टमेंट से बात कर लूंगा ये। ठीक है। दूसरा एक सवाल है अलंकार जी का। उन्होंने बोला है कि टीसी नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स की। देखिए 8 तक तो क्लियर है, टीसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 9th में टीसी नहीं मिल रही है और उनको बोला जा रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि फुल पेमेंट दें तभी हम आपको टीसी देंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करें? ये देखिए, दो चीजें हैं। एक आज ग्रुप पे भी किसी ने लिखा था, तो मैं उसकी बात दोहराऊंगा। पहली चीज तो अगर हमें पता है कि वो बच्चे मतलब वो उन पेरेंट्स के पास वाकई में पैसे नहीं है तो हम उस केस को टेकअप करें। लेकिन अगर हमें पता है कि उसके पास पैसे हैं तो हम पेरेंट्स को फोर्स करें या इनकरेज करें कि भाई पैसे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जमा करें। अगर उन्होंने बच्चे को वहां पढ़ाया है तो बच्चों को जमा करें। इन केस अगर उसके पास पैसे नहीं है और स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं, एक बार स्पेसिफिकली आप लोग अपने अपने हब मैनेजर्स को, जो मेरी अगर हब का है तो मेरे अपने अपने हब मैनेजर्स को बता दीजिएगा। हम एक बार इसको टेकअप कर लेंगे, इसको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, ओके। दूसरा सवाल है कि अमर जी ने पूछा है कि दूसरे स्टेट के SC ST सर्टिफिकेट दिल्ली में मान्य होंगे?
दूसरे स्टेट के SC/ST सर्टिफिकेट नहीं मान्य होंगे। ठीक है, सो एग्जैक्टली हमें दिल्ली में बनाने पड़ेंगे, दिल्ली का जो SDM ऑफिस होता है वहां बिल्कुल जाके हमें बनवाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वेश्चन था कि फादर की ओबीसी सर्टिफिकेट बना के बच्चे का नहीं तो क्या एप्लीकेबल है? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। कपूर जी ने बोला है कि क्लस्टर मीटिंग के शेड्यूल भी शेयर कर दीजिए और क्लस्टर कमेटी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज एमएलए रैप और सोशल वर्कर पुराने ही रह गए हैं। तो ये जिसका भी है अपने अपने मैनेजर से बात करिए, क्लस्टर कमेटी में नाम कैसे चेंज होंगे वो आपको बता पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं बता देता हूँ चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्या करना है वो अपने अपने हब मैनेजर से आप बात कर लीजिए। लेकिन ये है कि क्लस्टर के लिए पहली मीटिंग प्रोबेबली शायद 9 सितंबर को होगी। उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जा चुकी है, डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकालेगा, एक और सर्कुलर आएगा जिसमें सभी क्लस्टर कमेटी मेंबर्स के नाम होंगे और उनके लिए डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि किस तरीके से क्लस्टर कमेटी की मीटिंग होगी। इसीलिए मैंने आज की मीटिंग में क्लस्टर कमेटी के बारे में डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि वो सर्कुलर आ जाए एक बार फिर से मीटिंग कर लेंगे, डिटेल में उसमें इंफॉर्मेशन होगी किस तरीके से क्लस्टर कमेटी की मीटिंग होगी, किस तरीके से फॉर्म आएंगे, किस तरीके से आप लोग डिसाइड करेंगे, वो सारी चीजें उस वाले सर्कुलर में लिखी होंगी। नाम चेंज नहीं होंगे, ये है। 11th क्लास के एडमिशन का पूछा है विकास जी ने। सर 11th क्लास के एडमिशन बाय ट्यूसडे तक उसका सर्कुलर आ जाएगा। एक और आया हिंदी में, राजेश वर्मा जी ने बोला है कि नॉन प्लान एडमिशन का सर्कुलर हिंदी में भी कर दें। तो आई थिंक हमने शैलेश भाई हमारे विपिन मारवा जी हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू विपिन मारवा जी, उन्होंने हिंदी। संदीप भाई आप एक बार ग्रुप पे लिख देंगे क्या? जो भी है ग्रुप पे लिख दीजिए या फिर इसकी चैट में लिख दीजिए। नहीं, वो बेसिकली इसी SC/ST सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जी बताइए। SC/ST सर्टिफिकेट अगर किसी स्टेट का बना हुआ, दिल्ली का तो बनेगा नहीं पहली बात तो, क्योंकि उसमें 92 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, और उनके पास होगा नहीं। उनका जहां पर सर्टिफिकेट बना हुआ वहीं से उनको ऑल इंडिया कराना होगा, तब वो मान्य होगा। और जो 6 to 8 8वीं क्लास तक के लिए बोल रहे थे जिनके पास स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल से पढ़े नहीं है, तो स्कूल में उनको एफिडेविट लेके जाना होगा कि ये कहीं ऐसे नॉन रजिस्टर्ड स्कूल से पढ़ा है, तो वो सर्टिफिकेट लगेगा साथ में किसी भी संदीप, एडमिशन। हाँ थैंक यू संदीप भाई। पहली इंफॉर्मेशन संदीप भाई की हम एक्सेप्ट करते हैं कि दूसरी वाले में बिना उसके भी एडमिशन हो जाता है। जो संदीप भाई ने बताया वो एक बार हम ध्यान ये भी कर सकते हैं कि थैंक यू संदीप भाई कि उन्होंने जैसा बताया कि दिल्ली में SDM ऑफिस में ऐसे नहीं बनता है, तो हमें जहां से कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वहीं पे हमें उसे ऑल इंडिया करवाना होगा। ठीक है। बैंक विकास करावल नगर बैंक अकाउंट कहीं का भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चों को ठीक है स्टूडेंट इन्फॉर्म अगेन। वैभव भाई वो हिंदी सर्कुलर का बोला था मैंने, प्लीज का रिप्लाई कर रहे हाँ थे। सॉरी थैंक यू, वो बीच में सॉरी वो रुक गया था। हाँ मैं कोई विपिन मारवा जी को थैंक यू बोल रहा था। थैंक यू विपिन मारवा जी। विपिन मारवा जी ने हमारा जो सर्कुलर है वो इंग्लिश में निकलता है, जो भी सरकारी सर्कुलर निकलते हैं उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है और दिल्ली विधानसभा कोऑर्डिनेटर ग्रुप पे उन्होंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो उम्मीद है आप सभी लोग ग्रुप देखते होंगे, तो ग्रुप देखते होंगे तो उसमें मिल जाना चाहिए था, और नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिएगा। अगर मारवाजी अगर अगेन शेयर कर दें तो दोबारा काम ठीक है हो राजेश जी, ग्रुप अगर राजेश जी आपका ग्रुप स्क्रॉल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है एक बार दोबारा शेयर कर देंगे, अभी शेयर कर देंगे। प्रीति पुरी जी ने कहा है कि क्या किसी ने 8th NIOS से किया है तो उसको भी एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसका एज क्राइटेरिया देखा जाएगा और उसके बाद उसको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। प्रदीप कुमार जी ने पूछा है क्या सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लिए जाएंगे या ऑफलाइन लिए जाएंगे? जी, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे, ऑनलाइन सिर्फ आप रेसिडेंशियल प्रूफ का बताएंगे किस तरह का, जिस घर में आप रहते हैं, जहां पे रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, किस तरह का डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली लेके जाने पड़ेंगे। जब आप फिजिकली लेके जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, प्लस एक फोटोग्राफ भी लेके जानी है, पासपोर्ट साइज की बच्चे की फोटोग्राफ भी लेके जानी है। ठीक है। एश कुमार जी ने पूछा है कि यदि कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सका या सकता हो तो इस स्थिति में क्या क्लस्टर मेंबर को बाय हैंड फॉर्म जमा करने की इजाजत होगी? नहीं होगी। ठीक है। मंजू राठौड़ जी ने माथुर जी ने पूछा है कि अगर कोई बच्चा है जो किसी कारणवश 5वीं के बाद स्कूल नहीं जा पाया
लेकिन उसने पढ़ने की इच्छा है, उम्र के हिसाब से 9वीं क्लास में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन टीसी 5वीं की है, उस परिस्थिति में हम क्या करें? हम उसको 9वीं में तो इसको एडमिशन नहीं हो पाएगा बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के। 8वीं में हम एडमिशन करवाने की कोशिश कर सकते हैं, जो अगर वो एज के अंडर आ रहा होगा तो। और अगर एज के अंडर नहीं है तो फिर अगर मेरा जैसा एज मैंने बताया कि अगर मेरा दिव्यांग बच्चा नॉर्मल बच्चा है तो 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर दिव्यांग बच्चा है तो 4 साल का रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज में। लेकिन अगर इस वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। रविंदर सिंह जी ने कहा अगर 1 महीने में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो क्या कोई प्रोविजन है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के चलते ऑफिस के कामों में देरी हो रही है और ये सब। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी बच्चों को हम ये बोल सकते हैं पेरेंट्स को कि 1 महीने मतलब जो भी अंडरटेकिंग ले, देखिए वही मैंने बताया था कि इंसानियत के तौर पे हम एक बार ये चीज देख लें कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कौन सी लोकेशन है। कुछ पेरेंट्स हैं जो इस चीज में मतलब एक बार एडमिशन हो गया तो छोड़ देते हैं, अरे ठीक है अब तो एडमिशन हो गया है, तो हम वहां पे उनको टारगेट भी करें। लेकिन अगर हमें किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम इस स्कूल एचओएस से बात करके हम उसको 10-15 दिन का और रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो मनोज जी ने अपने दिल्ली विधानसभा कोऑर्डिनेटर के ग्रुप पे लिखा है कि आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट के बिना नहीं बन सकता, ठीक है, और बैंक अकाउंट आधार कार्ड के बिना नहीं खुलता है, तो क्या एडमिशन हो जाएगा? मैंने बताया कि बैंक अकाउंट अगर उसका नहीं खुल रहा है तो ज्वाइंट अकाउंट बनवा लें, ज्वाइंट अकाउंट बच्चे का खुलवा लें, ठीक है। और आधार कार्ड के लिए डेट ऑफ बर्थ जो लगती है वो डेट ऑफ बर्थ स्कूल में सिंपल अगर आप प्लेन पेपर पे भी लिख के दे देंगे तो भी स्कूल में मान ली जाएगी, ठीक है। तो वही वाला जब स्कूल में मान ली जाएगी वही वाला हम आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम सभी को बताएं भी, मैंने जैसा पहले ही बताया था, फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ, अभी एडमिशन तो हम कर लेंगे लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सभी हम पेरेंट्स को प्रमोट करें, इनकरेज करें कि जरूर बनवाएं। क्योंकि प्रॉब्लम ये एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आगे फिर उनको हायर स्टडीज में या फिर जॉब में इन सब में दिक्कत आएगी। ठीक है। 11th एडमिशंस की तो अभी है नहीं है, 11th एडमिशंस बाद में आएंगे। वानी जी का सवाल है फिर से ऑफलाइन एडमिशन पे। हरिओम जी ने त्रिलोकपुरी से पूछा है कि मदर का आधार कार्ड दिल्ली का है बट फादर का नहीं है, तो क्या फादर की आईडी रिक्वायर्ड है क्या कहीं भी? बच्चे का लगना है, मदर फादर से मतलब ही नहीं है। बढ़िया। तो अगर ठीक है, ओके, सो आई थिंक मैंने मैक्सिमम सवाल ले लिए हैं, इस पे बाकी रिपीटेड हो रहे हैं। क्या सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ये भी फिर से रिपीट हो रहा है। आई थिंक इज आस्किंग मिनिमम डिस्टेंस स्टूडेंट फिल टू फॉर्म अगेन। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारे सवाल इसमें कवर कर लिए हैं और बाकी रिपीटेड सवाल हैं। तो शैलेश जी मेरे ख्याल से ओके, क्या 11th के एडमिशन में भी डिस्टेंस क्राइटेरिया लागू होता है? किरण इंद्रा जी का सवाल है। तो किरण इंद्रा जी, पहले 11th के एडमिशन का सर्कुलर आ जाए एंड देन वी कैन टॉक ऑन इट। शैलेश जी, मेरा एक छोटा सा मतलब एक लगा हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है जिसकी एज में 2 महीना ऊपर हो गया है, मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ। अगर उसने फॉर्म भर दिया है तो क्या वो दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या वही फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा उसका? जी मैंने बताया कि अगर फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती हुई है, हाँ, तो हम फॉर्म को डिलीट करेंगे, फिर से फॉर्म भरवा देंगे। नहीं, गलती नहीं हुई है, जो हमारा सिस्टम नहीं ले रहा है, जो 1 महीना 2 महीना ऊपर एज हो जाती है। तो सर वो तो अभी फॉर्म भरा ही नहीं गया ना। नहीं, वो भर गया है लेकिन ऊपर दिखा रहा है उसका डेट वो नहीं है ऊपर, वो फॉर्म सबमिट है। मेरे को आज एक प्रॉब्लम सेक्टर 22 के स्कूल में मिली थी, तो मैंने उसको एस्केलेट भी किया दीपक जी को, तो उन्होंने डीओई को किया। आपका सवाल है, सवाल बताइए फिर। अच्छा, सवाल ये है कि एक बच्चे ने फॉर्म भरना है, उसकी एज 3 महीने ऊपर हो गई है, वो फॉर्म भरा गया है, जब वो प्रिंसिपल के पास जाता है स्कूल में दिखाने के लिए, प्रिंसिपल बोलता है जी ये हमारे पास अथॉरिटी है मैन्युअली उसको करने की, लेकिन हमारे ऑनलाइन सिस्टम में वो प्रोविजन नहीं है। आपने बोला अभी फॉर्म भर गया है। हाँ, फॉर्म भर गया है उसका। तो जब फॉर्म भर गया है तो उसका एडमिशन क्लस्टर कमेटी में होगा, अभी उसको छोड़ देते हैं। क्लस्टर कमेटी की जब सर्कुलर आएगा तब बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। मंजू राठौर जी ने अगेन वही विधानसभा का स्कूल है, इसका आंसर हो गया मंजू जी, माथुर जी, कि दूसरी विधानसभा में पास के स्कूल हो रहे हैं, और जैसा शैलेश भाई ने बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द विधानसभा वो पास के 25-30 स्कूल 40 स्कूल जितने भी हैं वो दिखा रहा है। ठीक है, तो उसमें से फिलअप को इसमें विधानसभा इज नॉट अ थिंग।
टू बी कंसीडर। ठीक है, तो आई थिंक अगेन एंड अगेन रिपीट ही हो रहा है सवाल, तो ठीक है, ओके, सो ठीक है, सो लेट्स इसको होल्ड करते हैं अभी, और जो सवाल होंगे फिर वो ऑब्वियसली हम लोग सभी दिल्ली विधानसभा के ग्रुप पे हैं ही, उस पे हम दोबारा बात कर लेंगे। सो इसमें जो हेल्पिंग सिस्टम है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि 2-3 मैकेनिज्म्स हमारे पास, हेल्प के मैकेनिज्म क्या क्या हैं। तो शैलेश भाई ने जो बताया उसके मैसेजेस भी ग्रुप पे पढ़ चुके हैं। साझा के हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ग्रुप पे हमने डाल दिए हैं कि अगर एडमिशन से संबंधित कोई भी क्वेरी आती है, नॉट इवन टू द कोऑर्डिनेटर्स, पब्लिक में किसी भी व्यक्ति को, तो उसको आप दे सकते हैं और वो उसका निवारण कर दिया जाएगा। इसके उपरांत डीओई के भी हेल्प नंबर्स हैं, उसको भी आप दे सकते हैं, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्वेरीज के आंसर करने के लिए। और तीसरा ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेटर्स का मैकेनिज्म है पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब जो जनरल विधानसभा के सभी एसएमसी साथी विधानसभा कोऑर्डिनेटर को पूछेंगे, विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, हब मैनेजर्स या सेंट्रल टीम। सो ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म पे अगर कभी भी इशू आता है तो उस पर आप स्वतंत्र हैं अपनी बात, अपने सवाल पूछने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग, और हम इसको रिकॉर्डेड है ट्रेनिंग, तो हम इसको पोस्ट कर देंगे, शैलेश भाई उसको पोस्ट कर देंगे ताकि वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी यूज कर सकें, आप कहीं फॉरवर्ड भी कर सकें, और कोई इस ट्रेनिंग को यूटिलाइज कर सकता है अपने एडमिशंस के प्रोसेस को कवर करते हुए। सो एक चीज इंश्योर करना है, अब 2-3 चीजों पे हम ध्यान रख दें। सो जो हमने सेंट्रली थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस रिटन भी सभी कोऑर्डिनेटर्स को ग्रुप पे पहुंच जाएंगे कि ऑब्वियसली सरकार का एक तंत्र है जो इसमें इसकी ब्रांडिंग पे, इसके मतलब इस पे इसके मीडिया कवरेज पे, इन सब पे ध्यान दे रहा है कि किस तरह से हमने एडमिशन चालू कर दिए हैं। उसके ऊपर विशेष रूप से इसके जिंगल्स भी प्लान्ड हैं, इसके ऑल अक्रॉस इंडिया इसके पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं। वो इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने गाँव पे चले गए, इवन राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो उन सब लोगों तक ये मैसेज चला जाए। और क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो इसलिए उन सभी साथियों को पता चल जाए, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट ऑल अक्रॉस इंडिया जाएगा इस बार। लेकिन इसके उपरांत हमको ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि हमारे इस एडमिशंस को हम मल्टीप्लाई कर सके और इंश्योर कर सके एटलीस्ट इस साल दिल्ली में 0% ऐसा जिसमें हमारा जिससे कहते हैं चांसेस ऑफ एरर रहे कि इतने बच्चों को भी हर 100% बच्चों को शिक्षा ग्रहण हो और उनका एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो जाए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो बाकी स्कूलों को इंस्ट्रक्शन जाएगा, आप भी अपने विधायक कार्यालयों को यूज कीजिए, टाइमिंग्स लगवा दीजिए एसएमसी मेंबर्स की। विधायक कार्यालयों के पास मैक्सिमम उनके पास क्वेरीज आती हैं इसके लिए, तो विधायक कार्यालयों में व्यक्ति निर्धारित कर दें कि कौन सा कोऑर्डिनेटर कब कहाँ बैठना है, कब किसको कितने समय वहां पर रहना है। इसके उपरांत आप बैनर्स और पोस्टर्स भी लगवा सकते हैं। वी इनकरेज कि आप बैनर्स पोस्टर्स एडमिशंस के लगाएं सब जगह, और ज़रूरत हो तो जहाँ जहाँ उपयुक्त हेल्प डेस्क लगानी हो। और कुछ विशेष रूप से रोहिणी का, इवन कोल्डी का, कुछ विधानसभाओं ने शुरू कर दिया है। रिठाला का। तो इन विधानसभाओं ने अपना हेल्प डेस्क लगाना शुरू किया, बहुत बधाई हो कि आपने शुरू कर दिया। और सब लोगों को हमसे इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने अपने विधानसभाओं में हेल्प डेस्क तो जरूर लगानी है, स्कूल्स पे, इवन एमएलए ऑफिसेज में, तो ये मैंडेटरी चीज है कि ये जरूर करें। बाकी सिस्टम और डिपार्टमेंट अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहा है और वो यहाँ करेगा। पे शैलेश, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि रिठाला ने सिर्फ हेल्प डेस्क नहीं लगाया, इन्होंने वार्ड लेवल पे अपने 2-3 बंदे कंप्यूटर के साथ और मोबाइल पे लोगों के सपोर्ट के लिए अपॉइंट भी कर दिए हैं। एमएलए ऑफिस में लगातार 1-2 घंटा इनके एसएमसी के लोग ड्यूटी दे रहे हैं कि लोग जो भी एमएलए ऑफिस आए तो उनके फॉर्म्स भी भरे जाएं। इन्होंने वार्ड पे भी ये काम करा है। बहुत अच्छा। एक बार मैं चाहूंगा रिठाला टीम के लिए सब लोग एक बार अपने आप ताली बजा दें। बहुत अच्छा रिठाला टीम, नाइस जॉब, वेरी नाइस, एग्जैक्टली। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अपनी टीम से ही रेप्लिकेट करें सभी साथी। और एक चीज इसमें जैसा वैभव भाई कह रहे थे, जैसा भी डॉली जी ने भी बोला, अभी आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, आप लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से होगी,
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मिली है। कृपया इन्फॉर्मेशन अपने पास तक ना रखें, सभी एसएमसी मेंबर तक जरूर पहुंचाएं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर विधानसभा में 5 स्कूल भी है ना, कोई भी विधानसभा वैसे ऐसी है नहीं जहाँ पे 5 स्कूल हो, लेकिन अगर किसी विधानसभा में 5 स्कूल भी है ना, तो भी आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे, आपको एक टीम की जरूरत होगी। और टीम को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक टीम अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को सारी इंफॉर्मेशन जरूर दें, और जो भी सर्कुलर है, जो भी आए, जैसे अभी 2 सर्कुलर आए हैं, दोनों जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको और क्लियर इंफॉर्मेशन, टेक्निकली भी चीजें पता चल जाएं। जी वैभव भाई, सॉरी जी, ठीक है। तो लेट अस पार्क दिस, और उसके बाद अब हम इस पे जो भी सर्कुलर्स हैं दोबारा, और उसके हिंदी के फॉन्ट, ये सब चीजें दोबारा पढ़ जाएंगी। इसके उपरांत हम ऑडियो विजुअल्स भी इसके बना रहे हैं, तो एज सून एज वो हमारे ऑडियो विजुअल्स रेडी हो जाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जो बहुत ही ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का एजेंडा था। बाकी जो क्लस्टर और जोनल्स की जैसी लिस्ट आती है उस पर भी हम एक कोशिश करेंगे कि एक प्लान कर लें सेशन के साथ, और शैलेश जी उसको ट्रेनिंग के थ्रू हम सबको उस पर भी अच्छा सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे निकलना भी था, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है, पूछ सकता हूँ? पूछे, अभिनय जी, आपने अब बोल पूछ दिया लिया है तो तो पूछ ही लीजिए। सॉरी सर। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉब्लम आ रही, नई दिल्ली विधानसभा के हमारे जितने स्कूल हैं, वो संतोष भाई ने पूछ लिया है, वो संतोष भाई ने पूछ लिया है, उसको एक बार। अच्छा सॉरी। हाँ जी, ठीक है। ओके, सो ठीक है, सभी का हम सभी साथियों का बहुत बहुत आभार इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी संख्या में जुड़ना, ये इतने शाम को ये दिखाता है हम कितने तत्पर हैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। तो बहुत बहुत सबको बहुत बहुत बधाई, और सबको विशेष रूप से अब कमर कस लेना है, और इस बार एक भी बच्चा, चाहे वो सड़क पे रहता हो, चाहे वो बिल्डिंग्स में रहता हो, कोई भी ऐसा बच्चा छूटना नहीं चाहिए जो हम एडमिशन ना करें। और इन सभी चीज के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और सभी साथी इस पे जुट जाएं, और जो भी साथ चीजों पे हम कनेक्ट कर लेंगे। कोई भी सवाल